अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10 चैप्टर के बारे में। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं और आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे 10.1 एक्सरसाइज को। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है वो है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ द सर्कल के बारे में, यानी कि सर्कल से रेलिवेंट कौन से एंगल्स बनते हैं, टेंजेंट क्या होता है और टेंजेंट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा और उनका सर्कल के साथ क्या रिलेशन बनेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टेंजेंट आप सारे लोग इससे अवेयर हैं। आपको जितनी चीज़ें आती होंगी आपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें ख़ुद से बतानी है ताकि एंगेजमेंट आपके साथ रहे और आपको चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो। तो कौन बताएगा रफली कि टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के साथ ये क्या बनाता है और होता क्या चीज़ है। आपके पास 5 सेकंड है, आपने खुद से एक्सप्लेन करना है जी। नो आंसर। तो टेंजेंट ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को टच करके गुजरती है, ठीक है, अ लाइन। ओके मसीरा, आपने आंसर किया, अ लाइन होती है, लेकिन स्पेसिफिक में क्या होगा, ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक हिस्से को विच टच द सर्कल्स आउटसाइड एट एनी पॉइंट। ठीक है, सर्कल है उसके बाहर से अगर कोई लाइन ऐसी हो जो उसको टच करके गुजरेगी तो वो उसके साथ क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब इसके रेलिवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं और मज़ीद क्या है, हम हमारा जो चैप्टर है वो है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर सर्कल हमारे एक से ज़्यादा होंगे तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, अगर वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे तो उसका आपस में क्या रिलेशन बनेगा। सो मूव टू द पेपर। एमसीक्यूज में हम जो हमारी इससे रेलिवेंट स्टेटमेंट्स होंगी वो डिस्कस करेंगे और शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उनको हम प्रूव करेंगे जी। सो पहला एमसीक्यूज, अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पहले का आंसर मासीरा आपने किया है सी, टेंजेंट जी। ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, वो टेंजेंट कहलाएगी। बहुत अच्छे, अभी हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they are unequal in length, they are equal in length, one is double the other, they are perpendicular। आपने रफ इसका आंसर करना है, लेकिन मैं इसको साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या चीज़ होगी और कैसे होगा। एक स्टूडेंट ने आंसर किया मसीरा दैट 2 का है बी, आई थिंक सो, दे आर इक्वल इन लेंथ। बिल्कुल आंसर आपका ठीक है, बट उसको हम ड्रा कैसे करते हैं या वो किस तरीके से इक्वल होंगे उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे दूर में एक कोई पॉइंट है। यहाँ से आप अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक टेंजेंट तो गुजरेगा इस जगह पे, यानी कि इस पॉइंट पे तकरीबन जो है ना वो टच करके गुजरेगा, और जो दूसरा टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट पे सर्कल को टच करके गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है इनका जो सोर्स पॉइंट है वो एक ही है, एक जगह से ये दोनों टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से इनकी जो लेंथ्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, so option B is the right option, that they are equal in length. So now move to the third MCQs, that if two circles touch externally then the distance between their center। अब ये जो MCQs है इससे रेलिवेंट हमारा आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा होगा, यानी कि शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इस थर्ड MCQs में हम इसको यूज़ करेंगे। आपने इसका रफ आंसर करना है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके जो सेंटर्स होंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों उनके रेडियस होंगे उनका आपस में क्या कनेक्शन होगा, इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ रेडियाई, डिफरेंस थर्ड वन इज ग्रेटर देन द सम और फोर्थ वन लेस देन देयर सम। तो दो सर्कल्स की बात हो रही है, वो आपस में एक दूसरे को कैसे टच करते हैं। ये देखें, एक सर्कल है, ये इसके साथ ये एक दूसरा सर्कल है और ये एक्सटर्नली एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो इनके सेंटर्स होंगे, लेट्स से पहला जो सर्कल है उसका रेडियस R1 है, जो दूसरा है उसका रेडियस अगर R2 है,
थर्ड का ए मसीरा इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, तो इनका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा या जो सेंटर्स का डिस्टेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। एक होगा रेडियस हो जाएगा, दो हो जाएंगे तो वो रेडियाई हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ए इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अब यहाँ से ही एक हम और एमसीक्यूज भी बना लेते हैं। अब ये तो केस था एक्सटर्नल का। अगर केस ऐसा आ जाए कि जिसमें सर्कल्स जो हैं वो इंटरनली टच करेंगे तो तब क्या होगा। इसी एमसीक्यूज को अगर हम रिवर्स कर दें तो यानी कि ये एक सर्कल है और इंटरनली एक और सर्कल है जो इंटरनली इसको टच करेगा, तो डिफरेंस, बहुत अच्छे एक स्टूडेंट ने आंसर किया है कि दैट वुड बी इक्वल टू डिफरेंस। पहला जो है लेट से उसका जो रेडियस है वो r1 है, जो दूसरा है मैंने इसको थोड़ा सा अलहदा से बनाया रेडियस को। सो अगर इंटरनली टच करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा, उनके रेडियाई के डिफरेंसेस के इक्वल होगा। जो बड़ा सर्कल होगा उसके रेडियस के अंदर से जो छोटा रेडियस होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कौन सा केस है, ये है हमारा इंटरनली टच करने का केस। और ये कौन सा केस है, एक्सटर्नली। और जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, जब इंटरनली टच करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। सो यहाँ से हमने दो एमसीक्यूज ड्रा किए हैं। सो ये था हमारा थर्ड एमसीक्यूज। नाउ मूव टू द फोर्थ एमसीक्यूज। According to the alternate segments theorem, the angle between a tangent and a chord is equal to the angle in opposite segment. आपको खुद से जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपने खुद से बताना है। Equal to the angle in opposite segment, greater than the angles in the opposite segment, less than the angle in opposite segment, या not related to the angle in opposite segment. जी फोर्थ वन किसी को क्लू नहीं है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ए, इक्वल टू द एंगल इन द अपोजिट सेगमेंट। फोर्थ का ए। जी एक स्टूडेंट का आंसर आया, दैट इज राइट ऑप्शन इज ए। ये स्टेटमेंट यानी कि मेमोराइजेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद होना चाहिए, यानी कि आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है। सो बाकी जो है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिए। सो इसका राइट ऑप्शन है ए। सो अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं एमसीक्यूज के अंदर, उन्हीं को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू 5, सी डी इज इक्वल टू 4 एंड बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डायग्राम है वो बुक से मैं ड्रा करता हूँ और फिर जो है वो हम इसको प्रूव करते हैं कि इसके केसेस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ड्रा नहीं है और गिवन आपकी जो डायग्राम है वो बुक के अंदर दी गई है जी। क्या है इस फिगर के अंदर, दो जो सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक ये सर्कल है, उसके साथ दूसरा एक सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है और इनके दरमियान में एक लाइन आ रही है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दरमियान से एक लाइन गुजर रही है और इनके जो सेंटर्स हैं ए, बी, सी और डी, और ये जो डी पॉइंट है इसको ए के साथ भी कनेक्ट किया गया है, ये जो डी पॉइंट है इसको बी के साथ भी कनेक्ट किया गया है। आपको जो डाटा गिवन है ए डी इज इक्वल टू 5, सी डी इज इक्वल टू 4 एंड बी डी है ये, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का मतलब ये है कि ए बी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है जी। अब इसके लिए हम अगर आप गौर करें तो ये जो दरमियान से लाइन गुजर रही है ये दोनों जो सर्कल्स हैं उनको टच करके गुजर रही है, यानी ये जो पहला सर्कल है इसके साथ भी ये टेंजेंट है, जो दूसरा सर्कल है उसके साथ भी ये टेंजेंट है, और अगर हम इसको एक ही नाम से मेमोराइज करें तो ये है कॉमन टेंजेंट, यानी कि जो दोनों सर्कल्स हैं उनके साथ टेंजेंट है। अब मजीद इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और इसमें जो डाटा गिवन है और
और आपको कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ यही डाटा गिवन है, इससे आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या चीज़ है, आपके पास अगर आप गौर करें तो आपके पास कुछ ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल्स बन रही हैं, ए सी डी। दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, बी सी डी। और ये जो ट्राइंगल्स दोनों हैं ना, ये आपकी राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। राइट ट्राइंगल्स क्यों बन रही हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि ये सी डी जो है ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी डी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइंगल है, वैसे तो 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं बट द इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इज ए बी डी, और उसके रेफरेंस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने जो फाइंड आउट करना है दैट इज बी डी। सो यहां पे हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। अब प्रीवियस हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक था वहां पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइंस, और लॉ ऑफ कोसाइंस हमने एक दो जो डायग्राम्स थी उसके अंदर हमने उसको यूटिलाइज भी किया था एक पेपर के अंदर, और उसको मैंने दोनों तरीकों से आपको मेमोराइज करवाया था। एक, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज अल्फा, यानी कि ए है तो उसके रेफरेंस से अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह जो हमने डायग्राम बनाई थी, डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था कि आप उसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम यूटिलाइज इसी तरह करते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस को टू फाइंड द साइड। लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करेंगे और हमने ये वाली जो चीज़ है ए बी, इसको फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है आपने। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी कि ये जो थर्ड साइड है ए बी, इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और माइनस 2 इन दोनों ही साइड्स का प्रोडक्ट, और कॉज कौन सा एंगल, ए डी और बी, ठीक है, कॉज ए डी बी, यानी कि इस जगह पे कौन सा एंगल बन रहा है वो आ जाएगा। अगर आपको ये एंगल लिखना नहीं आता, वैसे क्या होता है, अगर 3 चीज़ें लिखी हो तो जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसके ऊपर एंगल का लिखा जाता है। एक स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया, मासीरा ने, ए बी इज इक्वल टू 6.7। ओके, शाबाश। बाकी भी जो स्टूडेंट है वो ज़रा ध्यान रखें, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसके ऊपर एंगल होता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है उसके अंदर हम वैल्यूज जो हमें गिवन है वो यूटिलाइज करते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर विच इज 4.5 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ए डी की वैल्यू क्या है 5, बी डी की वैल्यू है 4 और कॉज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो टेंजेंट है सी डी, ये क्या है, ये इन सर्कल्स के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, तो इसका एंगल डी पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कॉज 90। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, हम सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर से, 4.5, द राइट वैल्यू इज 20.25 माइनस ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने 0 कर दिया। वजह क्या है, cos 90 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। जब ये प्रोडक्ट होगा तो ये जो सारी वैल्यूज होगी ये आपके पास 0 की इक्वल आ जाएंगी। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, विच इज 45.25 और माइनस 0 या प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, आपको सिर्फ ए बी फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट विच इज इक्वल टू 6.72, यानी ए बी जो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है दैट इज 6.72 या 6.7। सो ये था हमारा डिटेल में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो आपने वैल्यूज़ हैं
उसके लिए क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन, आपने आई होप इसको समझ लिया होगा। अगर कोई भी किसी भी हवाले से आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नाउ मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन, उसमें क्या है वो उसको देखते हैं और फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। जी नेक्स्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम मूव करते हैं अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वही जो कॉन्सेप्ट है जो सर्कल्स की अगर टच कर रहे होंगे तो उनके जो रेडियस की रेशोज़ क्या होंगी। क्वेश्चन है 3 सर्कल्स हैं टच एक्सटर्नली। पहले यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम इसको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले आपने ध्यान करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन हुई हैं। 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, वैसे तो इसकी डायग्राम जो है वो गिवन है, मैं उसकी डायग्राम आपकी बुक से बनाऊंगा, लेकिन अगर ना दी हो तो फिर आप उसको कैसे ड्रा करेंगे। 3 सर्कल्स की बात हो रही है और वो एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है 1, 2 और 3। फिर क्या चीज़ है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2, 3 एंड 4। यानी कि उनके जो सेंटर्स हैं, अगर हम इस पहले वाले के सेंटर की बात करें तो उसकी रेशियो सपोज है 2, दूसरे की बात करें तो उसकी है 3, और इस वाले की बात करें तो उसकी रेशियो है 4। नेक्स्ट क्या चीज दी हुई है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सेंटर इज 36। अब एक जो ट्राइंगल है जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, उसका पेरीमीटर यानी कि उसका जो अहाता है, उसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है वो गिवन है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये जो 2, 3, 4 रेशियो है ये रेडियस की ही रेशियो है, बट ये अब अननोन है ना, फिलहाल आपको इसको फाइंड आउट करना है। यानी कि ये जो पहली वैल्यू है ये हो सकता है ये 2x है, दूसरी जो वैल्यू है वो 3x है, थर्ड वन इज 4x, ये आपको कंप्लीटली नोन नहीं है। तो हमने क्या करना है जी, पहले इसका कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम जो है वो हर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सो अब हम इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। मैं डायग्राम को ड्रा करूंगा और फिर इसके रेलिवेंट जो भी डाटा है उसको हम लिखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है वो समझ आ गया है। अगर आपको डायग्राम ना भी दी हो तो फिर भी आप इसको ताकि ड्रा कर सकें कि इसमें हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का पूरा पोर्शन है उसको क्रैक कर लें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और फिर उसको खुद भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। जी तो क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन में 3 सर्कल्स की बात हो रही है। एक यहां पे दूसरा सर्कल और यहां पे तीसरा सर्कल, ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। फिर उनके जो सेंटर्स हैं उनकी बात हो रही है, ये हमने उनके सेंटर्स ड्रा कर लिए। और इसी तरह थर्ड वन जो होगा उसका सेंटर क्या होगा, कहीं से भी आप मिला देंगे तो वो सेंटर ही बनेगा, यानी कि वो रेडियस की ही वैल्यू होगी। और फिर इन तीनों जो सेंटर्स हैं उनको एक ट्रायंगल जो है वो कनेक्ट कर रही है, और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है, दैट इज 36। नूर चैप्टर इज 10, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 10.1 को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये है हमारा डाटा। अब इसमें हम इसको प्रूफ पे जाते हैं। ये रेशो हमें गिवन है और दूसरी जो चीज है वो है पेरीमीटर गिवन है। किस चीज का पेरीमीटर है, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि जो 2 सर्कल्स होते हैं उनके रेडियस किस चीज के इक्वल होते हैं, उनके सेंटर्स के सम के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम इस वाला जो रेडियस है इसको R1 का नाम दे दें, इसको R2 का नाम दे दें और इसको R3 का नाम दे दें, तो जो पहले 2 रेडियस होंगे यानी R1 प्लस R2 वो किसके इक्वल होगा, वो 2x के इक्वल होगा।
यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2x। जब दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो उनके जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। ये हमने किस में देखा है, MCQs में। दूसरी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, अगर हम इस सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल की बात करें तो R2 और R3 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3 ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम अगर थर्ड यानी कि इस सर्कल और इस सर्कल की बात करें तो R3 प्लस R1 दैट वुड बी इक्वल टू 4x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कौन सी डेफिनेशन अप्लाई किया है, सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके जो रेडियस होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। अब हम इन सारों को आपस में एक दूसरे के साथ लिखते हैं। R1 प्लस R2 यानी कि पहले दो सर्कल्स हैं उनका आपस में रिलेशन, सेकंड और थर्ड, इसको मैंने लिख दिया कि ये 36 के इक्वल है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो इनके सेंटर्स को एक ट्रायंगल मिला रही है उसका जो पेरीमीटर है वो 36 के इक्वल है। तो हमने क्या लिख दिया जी, उनको 36 के इक्वल रख दिया। अब इस पहले वाले की जो वैल्यू है वो क्या है, 2x है। नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या है, 3x है। नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, 4x है। तो इन तीनों जो बॉक्सेस की वैल्यू हैं वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। कंप्लीट जो ऐड होने के बाद वैल्यू बन रही है दैट इज 36 और x की वैल्यू क्या निकल रही है, 4 की इक्वल निकल रही है। अब ये x की वैल्यू, वेरी गुड जी, एक स्टूडेंट ने ठीक निकाला है, x इज इक्वल टू 4। मासीरा बिल्कुल ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4 हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेडियस के केसेस में अननोन है x, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इनको बेशक कोई नाम दे देते हैं, 1, 2 and 3. So put x is equal to 4 in 1, 2 and 3. हम इस x की वैल्यू को तीनों के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 पहली इक्वेशन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स था। R1 प्लस R2 किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 की इक्वल हो जाएगा। R2 प्लस R3 जो है वो 3 ऑफ x की इक्वल है, यानी कि वो 12 की इक्वल हो जाएगा। और R3 और R1 किसकी इक्वल है, 4 ऑफ x की इक्वल है, मींस ये 16 की इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया जी, जो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था वो हमने जो हम रेडियस की वैल्यूज़ थी उसके अंदर हमने क्या कर लिया जी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और उनके सम निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड अप करना है, ये पहले वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू और थर्ड वाली वैल्यू। यानी कि वजह क्या है, दो सर्कल्स हैं, जब वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके जो सेंटर्स होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि उनके रेडियस आपस में ऐड हो जाएंगे। अब ये तीनों जो हैं, तीनों जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो तीनों जो रेडियस होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो तीनों जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, मींस R1 प्लस R2, R2 प्लस R3। चले मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 16। ये सारे जो मिल के क्या हो रहे हैं, R1 एक यहाँ पे एक यहाँ पे, R2 इसी तरह 2 हैं, R3 भी 2 हैं, तो ये 2 टाइम हो जाएंगे, इज इक्वल टू 16। तो आई हो सॉरी 36। तो इसमें हमने क्या काम किया है, कोई नया काम नहीं किया। जो सारे रेडियस की वैल्यूज़ हैं उनको आपस में हमने क्या कर दिया, यानी कि वो सारे एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया जी, इन सारों को आपस में ऐड कर दिया। नूर आपने आंसर निकाला है 36। ये किस चीज़ का आंसर निकाला, अच्छा करेक्शन, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो बिल्कुल ठीक है जी, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। अब इनमें से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है,
ये जो 2 होगा दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा जी। ये हमारे पास R1, R2 और R3 जो कंबाइन हैं वो निकल आए। बट हमें क्या करना है, हमें सिंगल सिंगल R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास तीनों जो हैं, तीनों रेडियस के सम आ गए हैं, दैट इज इक्वल टू 18। अब मेन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक ये वाली इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन है। अब ये 3 इक्वेशंस हैं और फाइनल जो इक्वेशन है तीनों के रेडियस के लिए वो ये आ रही है। आपके पास 5 to 10 सेकेंड है, आपने अब सोचना है कि अगर इन तीनों इक्वेशंस को इसके साथ कैसे सॉल्व करें कि सारे जो रेडियस हैं वो अलग अलग आ जाएं। जी शाबाश। ये मेन बड़ी इक्वेशन है, ये उसकी छोटी इक्वेशंस हैं, इसमें 3 वैल्यूज हैं, इन सारों के अंदर 2 वैल्यूज हैं। अगर इस बड़ी इक्वेशन को इन सब के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको हर एक का वेरी गुड जी, बहुत अच्छे मासीरा, आपने बिल्कुल ठीक किया है कि सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल इक्वेशंस, वेल डन। यानी कि ओरिजिनल जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, अगर उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, एक ही बात है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग, सब्ट्रैक्टिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 18 फ्रॉम 1, ठीक है। अब 1 क्या है, R1 प्लस R2 है। मैं एक केस में जो इस इक्वेशन को ऊपर रखूंगा और इसको नीचे रखूंगा ताकि आपको उस तरीके से भी समझ आ जाए, और एक केस में हम इसको ऊपर रखेंगे और उस तरह ताकि जो साइन चेंज हो तो वो कैसे वैल्यूज आती हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना आ जाए। ये पहली इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, R1 R2 एंड R3। R1 R2 किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है, ये 18 की इक्वल है। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस जो होंगे वो बदल जाएंगे दोनों साइडों के। R1 और R1 कैंसल, R2 और R2 कैंसल, यहाँ पे सिर्फ रहेगा माइनस R3 इज इक्वल टू माइनस 10, मीन्स R3 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10। अब आपके पास वैसे 2 तरीके हैं। अब देखें R3 आ गया ना 10, अगर R3 को आप इस सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी R2 की, और अगर इसी R3 को आप थर्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मेन जो इंपॉर्टेंट है वो एक वैल्यू का निकालना है। अब बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी इक्वेशंस हैं, तो आप आसानी से उनको सम अप कर सकते हैं। यानी कि बड़ी इक्वेशन को छोटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और अगर जी एक स्टूडेंट ने कंप्लीट आंसर निकाल ली है दैट R2 इज इक्वल टू 2 एंड R1 इज इक्वल टू 6, बहुत अच्छे, शाबाश। और अगर आप इसी पैटर्न पे चलना चाहते हैं तो फिर इसी इक्वेशन को हर एक में से सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो जो आपको इजी लगे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप उससे बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, पुट R3 इज इक्वल टू 10 इन सेकेंड ओरिजिनल या जेन्युइन या बेसिक इक्वेशन। अब सेकंड क्या थी, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, सो R2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 12 के साथ ये दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। और सिमिलरली R3 इज इक्वल टू 10 इन थर्ड। अब थर्ड में क्या था जी, R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 16, R3 क्या आ रही है, 10 आ रही है, प्लस R1 इज इक्वल टू 16, सो R1 इज इक्वल टू 16 माइनस 10, यानी कि R1 इज इक्वल टू 6। सो ये थे हमारे तीनों जो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिए, R1 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू 2 एंड R3 इज इक्वल टू 10।
अब अगर आपने इनकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं, तो वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए R1, R2 और R3 का सम कितना आया था? 18 आया था। इन तीनों की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो भी अगर 18 आ रही हैं तो इट मीन्स आपने जो फाइंड आउट किए हैं सोल्यूशंस वो करेक्ट हैं। अगर वो 18 नहीं आ रहा है तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक किए। सो ये इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको हम जस्टिफाई अगर करें तो जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि x की वैल्यू के लिए आपके 2 मार्क्स हैं, फिर हर एक एक इक्वेशन के लिए आपके पास 2 मार्क्स हैं, और कि कितने हो गए 6, और जो फाइनल आप आंसर निकालेंगे हर एक के लिए करेक्ट आंसर उसके 2 मार्क्स हैं, तो ये 8 मार्क्स का आपका बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन डिराइव हो जाता है। सो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम मज़ीद पेपर पे जाते हैं कि क्या उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं या नहीं। जी, नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर एंगल PEF इज इक्वल टू 20, H इज द मिड पॉइंट ऑफ FG, फाइंड एंगल PGH। यानी कि एक डायग्राम आपको गिवन है और ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। आपके पास एक डायग्राम दी हुई है, आपने उसके लिए एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो ये आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में पूछ सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी कि 1-2 मिनट की वीडियो में। और अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खुद से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल के साथ 10.1 के मैक्सिमम जो MCQs थे उनको कवर किया है, और उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज, एंड दैट वुड बी 10.2। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।